सोचो एक शो को बनाया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि सलमान खान के करियर को खत्म किया जा सके। अगर तुम लोग अनएथिकल वेज को इग्नोर कर दो, चाहे वो स्क्रिप्टेड शोज हो जाए या फिर मैनिपुलेटेड मार्केटिंग हो जाए, उसके अलावा अगर तुम लोग अंबानी की कहानी सुनोगे ना, तुम इसका मंदिर बनवा लोगे। अगर अंबानी का ओटीटी एग्जिस्ट ना कर रहा होता ना, तो आधे से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कभी भी वेब सीरीज लॉन्च होती ही नहीं। मैं वसंत गावड़े, मुंबई का किंग। जब बैटल हो जाए एक्सट्रीम तो चीखे तो निकलेंगी, पर उससे भी ज्यादा कंपटीशन होने वाला है मेरे नए शो गेम ऑफ ग्लोरी। ये लोग वोटिंग को तो रिग कर लेते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके बीच में कास्टिंग की है। और इनके शोज में जाने वाले लोगों को कितने पैसे मिलते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि ये शो से कितना पैसे बना रहे हैं। बट उन सबसे पहले ये चीज समझो कि अंबानी बॉलीवुड स्टार्स को नफरत बहुत करता है और हमें दूर से देख के लगता है कि यार कितना हार्मलेस ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ एट मैक्स इनके चलते हुए मैच में सट्टे लग सकते हैं। बट तुम लोग दिन के अंदर जिस भी प्लेटफॉर्म पे जितना भी कंटेंट देखते हो ना, उसका 40 से 50% कंटेंट सिर्फ और सिर्फ यही लोग बनाते हैं। और अगर तुम लोग इसको एक फाउंडर की नजर से देखोगे तुम्हें बहुत इंस्पिरेशनल लगेगा, और अगर एक कंज्यूमर की नजर से देखोगे बहुत ज्यादा स्केरी लगेगा। परप्लेक्सिटी के फाउंडर एक बार बता रहे थे कि उनकी मुकेश अंबानी जी से बात हुई थी, एंड मुकेश अंबानी ने उनको कहा था कि भाई कंटेंट इज किंग बट डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। He said content is king but distribution is God. और ये वाली लाइन तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, एंड तक वेट करना पड़ेगा। बट सबसे पहले बेस के ऊपर चलते हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट से लेके द 50 हो गया, बिग बॉस हो गया, रोडीज हो गया, स्प्लिट्सविला हो गया, हमारे पास रियलिटी शोज की कमी नहीं है। बट इसमें से इंडिया के जितने भी बड़े बड़े शोज है ना, वो बैनर्जी एशिया प्रोड्यूस करती है या फिर एंडबॉल शाइन इंडिया करती है। राइज एंड फॉल, बिग बॉस, रोडीज, ये सारे शोज इन्हीं ने ही प्रोड्यूस करे हैं। इवन इन्होंने कपिल शर्मा शो के भी काफी सारे एपिसोड प्रोड्यूस करे हैं। बट ना यहाँ पे क्या है, ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स है, ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है। ये किसी भी शो को बना के उसको टेलीकास्ट नहीं कर सकते। और टेलीकास्ट करने के जो राइट्स है वो है वाईकॉम 18 के पास, और वाईकॉम 18 का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में वो नेटवर्क 18 मैनेज करता है। और इसी के अंदर कलर्स और न्यूज 18 जैसे टीवी चैनल्स भी आते हैं। और 2014 के अंदर इन सभी को खरीद लिया था रिलायंस ने। और अभी ना गेम समझो, इंडिया का सबसे बड़ा शो ना ही कपिल शर्मा शो है, ना ही केबीसी है, वो है बिग बॉस। और बिग बॉस को होस्ट करता है सलमान खान, और वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट है, शो उसका नहीं है। और उसका छोड़ो, शो उसके बारे में भी नहीं है। हर साल बिग बॉस का एक सीजन आता है जिसके अंदर 18 से 20 लोग एक घर के अंदर बंद हो जाते हैं, और उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या किया इसके ऊपर पूरा शो होता है। और सलमान खान सिर्फ वीकेंड के अंदर आते हैं 2 दिन, और एक हफ्ते में वो 2 दिन आने के लिए सलमान खान हर हफ्ते के 15 करोड़ रुपए से ज्यादा लेता है। एंड कुछ सोर्सेज क्लेम करते हैं कि सलमान खान हर सीजन 150 से 300 करोड़ रुपए लेता है सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस से। सुनने में अच्छा लग रहा है कि ठीक है भाई, बहुत बड़ा नंबर है, ले लेता होगा, बड़ा सुपरस्टार है। पर अभी नंबर्स देखो, 2023 के बिग बॉस का टोटल रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 250 करोड़ रुपए था। उससे अगले साल 350 करोड़ हुआ, उससे अगले साल 270 करोड़ हुआ, और जो पिछले साल अभी आया वो है 320 करोड़। पिछले 4 सालों के अंदर से पिछले 2 साल ये 300 करोड़ टच ही नहीं हुआ। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि सलमान खान 300 करोड़ रुपए विड्रॉ करता हो, क्योंकि अगर सलमान खान अकेला आदमी 300 करोड़ रुपए विड्रॉ करता है तो उसके बाद सेट की कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, कंटेस्टेंट कॉस्ट है, विनिंग प्राइस भी देना पड़ता है आपको। ये सब अगर कैलकुलेट कर लो तो बिग बॉस तो हर साल घाटे के अंदर जा रहा है। और अभी हम लोग जिन भी रियलिटी शोज की बात करने वाले ना, तुम लोग कोई भी उठा के देख लो, हर रियलिटी शो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, और वो है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। भैया कितना पैसा लगाया जाएगा और उसके ऊपर कितना पैसा बनाया जाएगा। कोई भी डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर रियलिटी शो के अंदर तभी पैसा लगाता है जब उसको पता है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ पैसा बनेगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ शोज के अंदर, बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, हर जगह पे यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। बस जब भी आप लोग कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो, तब एक चीज को ध्यान रखना कि जो भी काम आप लोग कर रहे हो वो एफिशिएंट होना चाहिए। जैसे कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वो ट्रेडिंग के लिए लेमन को यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर ब्रोकरेज बहुत कम है। तो एक चीज को पहले समझ लो कि मार्केट के अंदर ना हमेशा सिर्फ और सिर्फ गलत ट्रेड से पैसे नहीं जाते। कई बार होता है कि ब्रोकरेज भी छुप के काफी सारा पैसा खा जाती है। और इसी चीज के लिए ना लेमन का इन्फिनिटी प्लान काफी इंटरेस्टिंग है। 1 महीने में आपको अनलिमिटेड ऑर्डर विद 0 ब्रोकरेज मिलती है, और इसके अंदर इक्विटी प्लस FNO दोनों कवर होते हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म के अंदर फास्ट स्कैल्पर मोड, ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स, प्रीमियम इंडिकेटर्स, हीट मैप स्क्रीनर्स और डेली रिसर्च जैसे काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं। और सपोर्ट के लिए डायरेक्ट व्हाट्सएप सपोर्ट भी है। नॉर्मली इसकी प्राइस 1500 रुपए हर महीने की होती है, बट अगर आप लोग मेरे लिंक से अकाउंट को ओपन करते हो तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 199 पर मंथ पे मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी एकदम फ्री हो जाएंगे। तो अगर आप लोग भी एक्टिवली ट्रेडिंग करते हो और अननेसेसरी चार्जेस को हटाना चाहते हो तो एक बार लेमन को चेकआउट कर लेना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और अब भी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। तो अगर एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेके चले तो माना जा सकता है कि 100 करोड़ तो सलमान खान चार्ज कर ही रहे होंगे। और अगर तुम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो तुम लोगों ने एक IP बना रखी है जिसके ओनर तुम लोगो, और उसको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होस्ट करने के लिए एक आदमी आता है और 33% ऑफ बजट लेके चला जाता है। और वो भी उस शो का जो उस होस्ट का है ही नहीं। होस्ट सिर्फ वीकेंड पे आएगा, 1 घंटा बातें
करके चला जाएगा। होस्ट का काम है सिर्फ और सिर्फ अपने फेम और अटेंशन को ट्रांसफर करना, क्योंकि जब सलमान खान सभी कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करता है उसका एजेंडा ये होता है कि आप अपने फेम को ट्रांसफर कर रहे हो। जिससे लोगों ने एक शो को सलमान खान की वजह से खोला था, सलमान खान ने किसी को क्या बात बोली, अब उस बंदे को भी सुनेंगे। अभी वो बंदा आगे जाके सलमान खान के बारे में या फिर किसी और के बारे में क्या बात कर रहा है, हम लोग उसको भी सुनेंगे और ऐसे ही शो इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट ये इंटरेस्टिंग फैक्टर को स्टार्ट करने के लिए क्या 33% ऑफ बजट को कॉम्प्रोमाइज करना जस्टिफाइड है? और अगर शॉर्ट में जवाब दूं तो डेफिनेटली नहीं। और सलमान खान से ना एक्चुअल में बिग बॉस ने पीछे छुड़ाने की कोशिश भी बहुत करी है। कभी फराह खान को ले आते हैं, कभी करण जौहर को ले आते हैं, कभी अनिल कपूर को ले आते हैं, पर कोई भी सलमान खान को एक्चुअल में रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। और ये लोग बिग बॉस जैसी आईपी को बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि आईपीज बनाना मुश्किल बहुत होता है। फॉर एन एग्जांपल हम लोग समय रैना को देख लेते हैं। उस बंदे ने गेमिंग कर ली, स्टैंड अप कर लिया, स्ट्रीमिंग कर ली, चेस खेल ली, कॉमेडी कर ली, रिएक्शन कर लिया, एक अपना शो बनाया था लाइफ इज अनफेयर, उसके बाद लेटेंट बनाया और सिर्फ लेटेंट फटा। 60 ट्राई तो उस आदमी ने मेरी नजर के सामने दिए, फिर भी एक आईपी फटी है उसकी। ऐसी भारती सिंह ने कितने शोज बनाने की कोशिश करी, नहीं चला। कृष्णा ने कितने शोज बनाने की कोशिश करी, नहीं चला। कपिल शर्मा शो से पहले भी कपिल ने कितने शोज बनाने की कोशिश करी, नहीं चला। तो एक चीज तो बहुत क्लियर थी कि अगर आप लोगों ने कोई आईपी बना लिया, वो आपके लिए अभी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, वो आपको अटेंशन तो लाके देती है और आप लोग उस अटेंशन को मार नहीं सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बीच में एक हर्डल है और वो है सलमान खान। तो उस हर्डल को हटाने के लिए आप लोग आईपी बंद नहीं कर सकते, पर आप उससे एक बड़ी आईपी लॉन्च कर सकते हो, जिससे आप लोगों के पास एक नेगोशिएशन पावर्स आ जाएंगी सलमान खान के सामने बात करने की। और यही चीज को अंडरस्टैंड करते हुए इन्होंने एक नया शो लॉन्च किया जिसका नाम है द 50। आज से अगले 50 दिन तक इंडिया के 50 सेलिब्रिटीज मेरे इस रॉयल महल में खेलेंगे पूरे 50 लाख के लिए। द 50 शो लॉन्च करने से पहले इनके माइंड में 3 चीजें बहुत क्लियर थी। पहली चीज, फेयर गेम जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। रियलिटी शोज में लोग सिर्फ रियलिटी देखने नहीं आए, तमाशा देखने आए। दूसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव नामक कोई भी चीज नहीं होती है। अगर कोई आदमी आपको गाली देने के लिए भी देख रहे हैं तो देख के ऐड के पैसे तो दे ही रहे ना। तो हमें बस मासिस के अंदर जनता कमानी है, जनता अच्छी आए बुरी आए इनको उससे लेना देना नहीं है। और तीसरा और सबसे मेन कि शो किसी भी एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट सुनने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पहले उसी को समझते हैं। जैसे कि हमें पता है बिग बॉस एक बहुत अच्छी आईपी है, पर उसकी सबसे बड़ी गलती है सलमान खान। तो इस बार इन्होंने जो एक नया शो बनाया था 50, उसके अंदर इन्होंने किसी को होस्ट ही नहीं रखा। इसकी प्रमोशन के लिए ये लोग फराह खान को ले आए, अजय देवगन को ले आए। इन्होंने अफवाह तक फैलाई कि भैया पीछे सलमान खान निकलेगा। कुछ आर्टिकल में इन्होंने अफवाह फैलाई कि भैया पीछे से शाहरुख खान निकलेगा। एंड जिनको भी लग रहा है कि भैया अफवाह तो लोगों ने फैलाई ना, इन्होंने थोड़ी फैलाई। आगे बताऊंगा कैसे फेक मार्केटिंग करी है इन्होंने। बट उससे पहले इनके डमी कैरेक्टर को समझो। अगर तुम लोगों ने शो देखा तो तुम्हें लगता होगा ये लायन है और यही लोगों से बात करता है और उनको शो समझाता है। बट द रियलिटी ये सिर्फ और सिर्फ एक कंकाल है जो आवाज के ऊपर मिमिक करता है। जो भी आवाज आप लोग द 50 के अंदर सुनते हो वो लायन के मुंह से नहीं आती है। वो पीछे से एक वॉइस आर्टिस्ट निकाल रहा होता है और जो लायन होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर हैंड जेस्चर से रिएक्ट कर रहा होता है, जिससे लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और आपने उसका फेस दिखाया भी नहीं, जिससे अगर कल को सेक्टर के भाव बढ़ते हैं तो आप लोग उसको चुटकी बजा के निकालो और उसकी जैसी बॉडी शेप का कोई और आदमी ले और उसको हेलमेट पहना के बिठा दो। और सेम यही चीज फॉलो की जाएगी उस आदमी के साथ जो पीछे से आवाज निकाल रहा है। जब नया शो बना रहे थे इनका बहुत क्लियर था कि भैया हमको एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट होना ही नहीं। इससे जो शो हम बना रहे हैं ना उसके राइट्स हमेशा हमेशा हमारे पास ही होने चाहिए। और ये स्ट्रेटेजी टीवी के लिए नहीं है, ओटीटी के लिए। क्योंकि अगर तुम लोग रियलिटी के अंदर इस शो की टीआरपी देखोगे तो वो 0.8 चल रही है। अभी जिनको 0.8 के बारे में नहीं पता, 0.8 मतलब बेकार है। अगर आपको किसी भी शो को हिट बोलना है तो आपकी टीआरपी एटलीस्ट 1 तो होनी ही चाहिए। जैसे कपिल शर्मा शो की जो टीआरपी है वो 1.1 आती थी, अभी तो वो नेटफ्लिक्स पे आ गया, पर पहले वो 1.1 थी। केबीसी जो है उसकी टीआरपी 0.8 है। वो एक फ्लॉप शो है, फिर भी 17 सीजन आ चुके हैं उसके। वो क्यों चल रहा है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। पर टीआरपी के वाइज चाहे वो ओटीटी पे हो चाहे वो टीवी पे हो, दोनों पे वो एक फ्लॉप शो है। और हमें लगता था कि भाई टीवी के ऊपर तो केबीसी बहुत चलता होगा, नहीं चलता है आजकल। केबीसी बनाने वाले खुद नहीं देख रहे हैं, बट बिग बॉस चलता है। बिग बॉस के ऊपर टीवी की टीआरपी है 1.7 से 1.8 के बीच में। और जब भी बिग बॉस का सीजन चल रहा होता है ये हमेशा टॉप 10 या 15 शोज के बीच में आता है। एंड बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले के अंदर तो जो टीआरपी होती है वो 3.8 से 4 के बीच में होती है। और ये टीवी इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है। और एक्चुअली में बताऊं, जियो वालों को इस रेटिंग से फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसा नहीं क्योंकि वो ओटीटी ऐप को ऑन करते हैं, कलर्स टीवी भी उन्हीं का ही है। टीवी के ऊपर टीआरपी लाना इजी बहुत है, क्योंकि टीवी के ऊपर आज भी अनुपमा चलता है। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि भैया सबसे ज्यादा टीवी शो कौन सा देखा जा रहा है, तो वो आज भी वही है कि भैया सास भी कभी बहू थी का सीजन 2। दूसरे नंबर पे आज भी अनुपमा चल रहा है। तो जो टीवी की सेट ऑडियंस है ना वो एक डिफरेंट टाइप की ऑडियंस है। और अनफॉर्चुनेटली वो जो ऑडियंस है ना वो हाई पेइंग ऑडियंस नहीं है। उनको आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम साबुन सर्फ की एड दिखा सकते हो, उसके अलावा आप लोग उनको एड ही नहीं दे सकते हो ज्यादा। और अगर बहुत ही ज्यादा फोर्स करोगे तो ज्यादा से ज्यादा चाय पत्ते की आ जाएगी। तभी जियो वाले क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए ना वो ज्यादा से ज्यादा ओटीटी के ऊपर फोकस करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ओटीटी के सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन बेच के उनको पैसा कमाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि ओटीटी के ऊपर जो भी एड्स आती है वो महंगी होती है और ओटीटी के ऊपर जो जनता जाती है उसके पास भी ज्यादा स्पेंडिंग पावर होती है। और जैसे मैंने बताया कि केबीसी टीवी के ऊपर फ्लॉप है, वो ओटीटी पे भी फ्लॉप है और मैक्सिमम शोज के साथ ऐसा ही है, वो ओटीटी पे भी फ्लॉप है और टीवी पे भी फ्लॉप है। बट बिग बॉस इकलौता ऐसा शो है जिसकी ओटीटी के ऊपर भी रेटिंग और व्यूज बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो अंबानी की एकदम बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी थी कि भैया हमको मोबाइल की ऑडियंस को फिगर आउट करना है, हमको ओटीटी की ऑडियंस को फिगर आउट करना है, क्योंकि टीवी की ऑडियंस को तो एक नया नाटक देके मारेंगे, डेली सोप के ऊपर बिठा देंगे आंटियों को, वो देखती रहेंगी। तो इन्होंने जो नया शो बनाया उसके अंदर 50 सेलिब्रिटीज को भर लिया एंड ये 50 सेलिब्रिटीज देखने में लगते होंगे भाई बहुत महंगे आ रहे हैं, बट रियलिटी बताऊं जितने में सिर्फ और सिर्फ सलमान खान 15 दिनों के लिए आता है ना, पूरा सीजन निकाल गई है पूरी टीम। क्योंकि जो भी रियलिटी शोज के अंदर आता है ना, इनको ज्यादा पैसा नहीं दिया जाता है। जो दुष्यंत कुकरेजा, वंशज या फिर मैक्सन जैसे लोग हैं ना, इनको पर डे खेलने का 30,000 से 60,000 के बीच में दिया जाता है। जो इनसे ज्यादा फेमस लोग हो गए, चाहे फैजू हो गया, चाहे रजत दलाल हो गया, उनको 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में दिया जाता है। और जो दिग्गज लोग हैं जैसे प्रिंस वगैरह हो गए, उनको भी एट मैक्स 4 लाख रुपए पर डे से ज्यादा नहीं दिया जाता। और जब भी ऐसे टाइप के शोज बन रहे होते हैं ना, उसमें वही बॉलीवुड स्टार्स आते हैं जिनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, जिससे जो कंटेस्टेंट की कॉस्टिंग होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। और अभी द 50 शो ऑलरेडी सस्ते में प्रोड्यूस हो रहा था, इन्होंने क्या किया, द 50 शो की कॉस्ट हाफ कर दी। इन्होंने क्या दिमाग लगाया, 50 दिन का शो बना दिया। अभी 50 दिन का शो बना रहे तो 50 दिन आपको लोगों को रखना भी पड़ेगा ना, बिल्कुल भी नहीं। ये शो बिग बॉस जैसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 50 दिन लोगों को रखना पड़ेगा। ये एक दिन में 2 से 3 एपिसोड का कंटेंट शूट करवा रहे थे। आपके सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ टास्क ही हो रहे हैं। इन्होंने 26 या 27 जनवरी को शूटिंग शुरू करी थी और 19 फरवरी को खत्म भी कर दी थी। 23 से 24 दिनों के अंदर इन्होंने पूरी की पूरी शूटिंग को रैप अप कर दिया और 50 दिनों का शो है। 19 फरवरी को सारे के सारे बाहर आ चुके हैं। आज के डेट में सारे के सारे बाहर घूम रहे हैं, शो अभी भी चल रहा है। और ऐसा करने के ना 2 बहुत क्रेजी रीजन थे। पहला तो भैया जो भी लोग बाहर आ चुके हैं ना, सारे के सारे आपस में एक दूसरे को रिप्लाईज दे पा रहे हैं, जिससे कॉन्टेक्ट बहुत बढ़िया क्रिएट हो रहा है, सभी की ऑडियंस आपस में लड़ रही है और हाइप बन रही है शो की। और दूसरा क्योंकि इन लोगों से एक ही दिन में 2-2 दिनों का काम करवाया तो पूरा का पूरा शो आधे रेट में निपट गया। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि यार ये तो काफी स्मार्ट मूव था, तो तुमने अभी स्मार्ट मूव सुना ही नहीं है। इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा पूरे शो का कि भैया 50 लाख रुपए जनता जीतेगी। यहाँ खेलेंगे सेलेब्स पर जीतेंगे फैंस, वो भी पूरे 50 लाख रुपए। कुछ लोगों को लग रहा होगा 50 लाख बहुत बड़ा नंबर, बहुत छोटा है इनके लिए, बट ये लोग 50 लाख से ना कम 5 करोड़ का काम करने वाले हैं। तरीका समझो, जैसे कि मैंने बताया टीवी के लिए इनके पास ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। इनको ऑल्टरनेटिव कहाँ चाहिए, ट्रैफिक कहाँ चाहिए, ओटीटी के ऊपर। तो अगर आप लोग 50 लाख रुपए जीतना चाहते हो और आप लोग इस एपिसोड को टीवी के अंदर देख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जियो हॉटस्टार ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे जाके अपने फेवरेट स्टार को वोट करना पड़ेगा, जिससे कैक बहुत कम हो जाता है। जिनको कैक नहीं पता उसको बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। नेटफ्लिक्स अपना 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन बेचता है और उसका कैक है 1200 रुपए। वो 1200 रुपए मार्केटिंग के अंदर खर्च करता है आप लोगों से 400 रुपए लेने के लिए। दैट मींस नेटफ्लिक्स अपने पहले 3 महीने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कॉस्ट को रिकवर कर रहा होता है। और सच बताऊं तो तभी इंडिया में घाटे में भी चल रहा है। ऐसी जो सोनी भी है ना, उनका कैक भी 800 रुपए है। अभी जियो के नंबर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि भैया 800 से लेके 1500 के बीच में ही होंगे। और क्योंकि एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है तो हम लोग मिनिमम लेके चलते हैं, विच इज 800 रुपीज। तो 800 रुपए के अकॉर्डिंग अगर टीवी के ऊपर पूरा शो टेलीकास्ट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 6250 लोगों ने अगर ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्राइब कर लिया, तो भैया इनका काम हो जाएगा। ये 50 लाख से ज्यादा तुमसे रिकवर कर लेंगे और उसके बाद तुम्हें 50 लाख रुपए उल्टे दे देंगे। और इस चीज को करने के लिए ये लोग एक और स्मार्ट स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं। अगर आप लोगों को लेटेस्ट एपिसोड देखना है तो 9 बजे आपको ओटीटी के ऊपर दिखेगा, और अगर टीवी के ऊपर देखना है तो आपको 10:30 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। और अभी तुम में से काफी लोग बोलेंगे कि भैया ठीक है लोग डाउनलोड कर लेंगे, पर देखना तो फ्री है ना, कोई जाके सब्सक्राइब क्यों करेगा। और रियलिटी बताऊं तो अंबानी सर को सब्सक्राइबर्स चाहिए भी नहीं, उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स, क्योंकि उनको इंडियन ऑडियंस पता है। और तुम लोग जब भी जियो हॉटस्टार की ऐप को डाउनलोड करके अपने फेवरेट प्लेयर को वोट करने जाओगे ना, बीच में 3 स्टेप्स आएंगे। सबसे पहला स्टेप, आपसे आपका नंबर और एज पूछा जाएगा। जैसे आपने उस डेटा को फिल किया, आपकी नजर में आपने कुछ भी नहीं किया, पर मार्केटर्स के लिए वो एक गोल्ड माइन है। अभी एक मार्केटर आपको आपके नंबर की हेल्प से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केट कर सकता है, और रीमार्केटिंग 10 गुना ज्यादा एफिशिएंट होती है नॉर्मल मार्केटिंग से। दूसरा पॉइंट, आपसे आपका नंबर ले लिया, उसके बाद क्या किया जाएगा, आप जैसी किसी भी एपिसोड को खोलोगे आपको दिखाई जाएगी एड। एंड जी हाँ, उस एड का मकसद आपसे पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं। जियो की ऐप के अंदर जियो के ही प्लेटफॉर्म की एड आ रही होगी, और वो एड आपको बोल रही होगी कि यार ये द 50 बाद में देखना, मैंने एक फ्री मूवी अपलोड कर रखी है, वो देख के जाना। जिससे अगर हम लोग एक लोएस्ट नंबर मान के चले कि भैया एक टीवी के ऊपर शो आ रहा है, उसके बाद भी सिर्फ 50,000 लोगों ने ही ऐप को डाउनलोड किया होगा। अगर उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोग भी उस ऐप के ऊपर स्टिक कर देते ना, अंबानी का तो काम हो गया, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी ऐप ना प्रीमियम मॉडल के ऊपर ऑपरेट करती है। अगर आप लोग कुछ भी फ्री के अंदर देखना चाहते हो, आप लोग देख सकते हो, बहुत थोड़ा सा ऐसा कंटेंट है जो पेड है। बट अगर आप लोग फ्री के अंदर देख रहे हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट के पैसे देने पड़ेंगे, और अगर एडवर्टाइजमेंट हटाने के पैसे नहीं दोगे तो थोड़ी बहुत ऐड देख लेना, हम लोग उससे कमा लेंगे। क्योंकि शो बनाने की तो इनको कोई खास कॉस्ट लगी नहीं है, क्योंकि ऐसे जितने भी शोज होते हैं ना, उनके स्पॉन्सर्स ही उनकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर कर देते हैं। और ये स्पॉन्सर्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे तुमने सुना होगा ना टाटा आईपीएल, उनको बोलते हैं टाइटल स्पॉन्सर, या फिर हैप्पी फीस्ट बिग बॉस हो गया, वो भी एक टाइटल स्पॉन्सर है। जब आप बिग बॉस का नाम
नाम लोगे, आप लोग एपी फिश का भी नाम लोगे। उसके बाद आता है पावर्ड बाय या फिर को पावर्ड बाय। यहाँ पे 3 से 4 ब्रांड्स हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अपना लोगो या फिर नाम लगवाना है तो आपको टाइटल स्पॉन्सर से कम पैसा देना पड़ेगा। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है एसोसिएटेड स्पॉन्सर्स। ये वो स्पॉन्सर्स होते हैं जिन्होंने पूरे शो के ना डिफरेंट जगह पे ना स्पॉन्सरशिप्स दे रखी है। जैसे इन्होंने पहले बोल रखा है कि भैया अगर आप शो लॉन्च कर रहे हो ना तो हमको एक काम करो, हमको ना 150 ऐड के स्लॉट्स दे दो, डेली हमारी ऐड ना 5 बार दिखाना। तो जिन भी लोगों ने ऐसे मासेस के अंदर स्लॉट्स ले रखे होते हैं ना उनको एसोसिएटेड स्पॉन्सर्स बोलते हैं। उनका नाम भी लेना शुरू कर देते हैं लोग शो में। ऐसी ऑफिशियल पार्टनर्स आ जाते हैं, गिफ्टिंग पार्टनर्स आ जाते हैं, स्टाइलिंग पार्टनर्स आ जाते हैं, ऐसे काफी टाइप के स्पॉन्सर्स होते हैं, जिससे शो तो ऑलमोस्ट एकदम फ्री ही हो जाता है। बस आप लोग जो भी पैसा कमा रहे हो वो ऊपर का कमा रहे हो। और कुछ शोज ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को नहीं उठाते, पूरे के पूरे शो को प्रॉफिटेबल भी कर जाते हैं। जैसे शार्क टैंक इंडिया है, सबसे बड़ा फेलियर शो है वो। जैसे मैं तुम्हें टीआरपी बता रहा था ना कि केबीसी की 0.8 है। जब शार्क टैंक सीजन 1 लॉन्च हुआ था ना उनकी टीआरपी 0.6 थी और अभी सीजन 5 के अंदर उनकी टीआरपी 0.2 है। डिजास्टर कैटेगरी के अंदर ऐड कर रखा है उनको, फिर भी उनका सीजन 6 आएगा। पता है क्यों आएगा? क्योंकि उनको जो देखने वाली ऑडियंस है वो कम जरूर है पर वो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस है, और वो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस के लिए ब्रांड्स ज्यादा पे करने के लिए रेडी है। इसलिए केबीसी के 17 सीजन आ चुके हैं और वो फेल भी होता जा रहा है। बट क्योंकि उनको देखने वाली एक सिलेक्टेड कैटेगरी है तभी वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं। अगर अभी भी इस एग्जांपल को नहीं समझे तो इस तरह से देखो कि यार मैं बिजनेस निश के अंदर कंटेंट बना रहा हूं, मैं मैक्स टू मैक्स कितना ही एक्सपेंड कर लूंगा, 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन। बट जो 2-4 मिलियन लोग मेरे को हमेशा देख रहे होंगे ना उनकी स्पेंडिंग पावर बहुत ज्यादा होगी। तुम लोग जो देख रहे हो ना तुम लोग टॉप 5 या 10% के अंदर आते हो इंडिया में। अगर तुम लोग अभी बच्चे हो, स्कूल के अंदर जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो माइंड सेट के अंदर तुम लोग 5 या 10% टॉप के अंदर आते ही आते हो, क्योंकि तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम्हें बिजनेस समझ आता है, तुम्हें ये चीज जानने में क्यूरियोसिटी है। आज नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद अगर तुम लोग इस टाइप का कंटेंट हैवीली कंज्यूम करते हो तुम लोग कामयाब हो जाओगे। बट ना इन सबके बीच में ना एक छोटी सी डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि भैया शोज तो ऑलमोस्ट हर बार हर टाइम प्रॉफिटेबल हो ही जाते हैं, पर ना लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। लोगों को मैंने तुम्हें पीछे बताया था ना कि अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अभी मुनव्वर का एक शो आया, मैं इसको ऐसा फैक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पर मेरे सुनने में आया कि उन लोगों को कोई भी पैसा नहीं दिया गया। अभी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि कोई भी पैसा ना दिया गया हो, 1 रुपया जरूर दिया गया होगा, क्योंकि आप लोगों को ना हमेशा जब भी ऐसे शोज बना रहे होते ना कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने होते हैं, और अगर आप लोग किसी के भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो आपके बीच में पैसे की लेन देन होनी बहुत जरूरी है। तो वो 1 रुपया ऐसा टोकन अमाउंट दे दिया जाता है लीगल कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से कि भैया ये 1 रुपया पकड़ साइन कर, और उस साइन का मतलब ये होता है कि भैया आपसे आप लोग सिर्फ और सिर्फ वही करोगे जिससे शो को प्रॉफिट है। और 1 रुपया तो छोड़ो, लोग अपनी जेब से पैसे दे के जाते हैं। जो फेल्ड बॉलीवुड स्टार्स है ना अपनी जेबों से पैसे दे के जाते हैं कि भैया पैसे पकड़ो, हमको दोबारा शो में डालो, हमारा करियर रिस्टार्ट करो। और काफी बॉलीवुड वालों का करियर रिस्टार्ट हो भी जाता है। पर अभी ना एक ट्रेंड देखने में मिल रहा है कि जितने भी रियलिटी शोज वाले हैं ना ये सारे के सारे बॉलीवुड वालों को इग्नोर कर रहे हैं और ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, जिसका रीजन बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है ना काफी पीछे से आए हुए हैं। अगर आप लोग एक शो के अंदर किसी भी बॉलीवुड स्टार को लेके आते हो तो भैया उसके 10 नखरे होंगे, 20 बहाने होंगे, 30 काम होंगे। एक इन्फ्लुएंसर को उठा के लाओ, गीले कपड़े पे सो जाएगा वो पूरी रात। तो जिस कॉस्ट में एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी एक हफ्ते के लिए आता है उस कॉस्ट में तो ये लोग पूरे शो बना देते हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जिसके अंदर इन्फ्लुएंसर्स को पैसा मिल भी नहीं रहा होता है। जैसे मैंने बताया था मोस्टली शोज को एंडमोल ओन करता है। अगर एंडमोल ने डायरेक्टली आपको रीच आउट कर लिया तो भैया वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो बीच में आपको मिलेंगे कास्टिंग डायरेक्टर्स, और ये कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको बहुत ओपनली आगे बोलेंगे कि भैया मैं तुम्हें पिच कर दूंगा, मेरे सोर्सेज है, मैं तुम्हारी रेफरेंस दे दूंगा, और अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो जितना भी पैसा तुम्हें मिलेगा वो सारा मेरा। हाँ, आप लोग उसको नेगोशिएट कर सकते हो, कुछ जगहों पे वो 80% होता है, कुछ जगहों पे 60% होता है, कुछ जगहों पे 20% तक भी होता है, और ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक्चुअल में कितने फेमस हो, एज एन इन्फ्लुएंसर आपकी कितनी ज्यादा पहुंच है और शो को एक्चुअल में आपकी कितनी ज्यादा जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करूं फैजू की, अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर फैजू को रीच आउट करेगा भी तो एट मैक्स 10% ले पाएगा, और वहीं अगर कोई छोटे इन्फ्लुएंसर को रीच आउट करेगा तो हो सकता है उसका सारा का सारा हक मार ले, जिसको देख के तुम्हें लगेगा ठीक है ना भाई एक शो में चलेगा, नहीं कमाया तो नहीं कमाया, पर जेब से भी तो लग रहा है। हर शो के अंदर आपको जाने से पहले बताया जाता है कि आपको 10 से 12 दिन के कपड़े लेके जाने, और वो भी डिजाइनर से। H&M ज़ारा के कपड़े नहीं चलेंगे। बिग बॉस के अंदर तो जब भी वीकेंड का वार होता है तो आपके पास एक प्रोफेशनल डिजाइनर के कपड़े होने चाहिए, और वहां पे जो लोग सूट डाल के बैठते हैं वो 80,000 से 2-2 लाख रुपए तक के पर डे के सूट होते हैं, और वो सारा का सारा पैसा आपको शो से बाहर आने के बाद अपनी जेब से देना पड़ता है। और मान लो एक बार को आपने उसको भी अफोर्ड कर लिया, दिल पे पत्थर रखे कि भैया घाटा सहूंगा पर शो में जाऊंगा और दिखा दूंगा पूरी दुनिया को, बट द रियलिटी इज पूरा का पूरा शो रिग्ड होता है। टीवी के ऊपर वो नहीं दिखेगा जो आप दिखा रहे हो, टीवी पे वो दिखेगा जो शो वाले दिखाना चाहते हैं। एक शो को वैसी कंटेस्टेंट चाहिए जो हाइपर एक्टिव हो, जो अच्छा या बुरा सारा दिन बस कोई ना कोई कांड करे, और अभी किसी क्रिएटर की अच्छाई दिखा के या बुराई दिखा के जिससे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं शो वाले सिर्फ और सिर्फ वही दिखाएंगे, बट स्टिल लोग शो के अंदर जाने के लिए मरते हैं, और उसका रीजन पता है क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें बाद में समझ आएगा, अब समझो कि मेन मुद्दा क्या चल रहा है। ऐसे जितने भी शोज होते हैं ना आपको हमेशा विजिबिलिटी ऑफर करते हैं और कुछ भी नहीं, और जो विजिबिलिटी होती है ना बहुत ज्यादा प्रीशियस और कॉस्टली होती है। जैसे बिजनेस का एक रूल होता है ना कि भैया जो दिखेगा वही बिकेगा, सेम टू सेम रूल कंटेंट के अंदर भी अप्लाई होता है। याद करो आज से 2 साल पहले आईपीएल के अंदर मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया था हार्दिक पांड्या को। हर स्टेडियम में उसको दिन भर गालियां दी जा रही थी, उसको बू किया जा रहा था, उसकी बेइज्जतियां मारी जा रही थी, और वो प्रेशर की वजह से वो आदमी खेल भी नहीं पा रहा था, बट स्टिल
स्टिल मैंने 1.5 साल पहले एक प्रेडिक्शन दी थी कि भैया हार्दिक के अच्छे दिन आएंगे। और क्यों आएंगे? इसलिए नहीं क्योंकि भैया रोहित शर्मा बोलेंगे कि भैया इसको बू मत करो, अपना ही लड़का है। वो इसलिए आएंगे क्योंकि उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पास विजिबिलिटी है। आज की डेट में तुम लोग हार्दिक को बू कर रहे हो, पर जिस दिन ये बंदा खेल गया ना, जिस दिन ये बंदा प्रेशर में खेल गया, उसी दिन तुम लोग इसके फैन बन जाओगे। बस उसको उस दिन का वेट करना है जिस दिन वो चलेगा। और वो बंदा चला, वर्ल्ड कप के आखिरी ऑफर में चला। और उसके बाद उस आदमी का एटीट्यूड देखो। आप लोग अंदर से कितने मर्जी कायर और घटिया आदमी हो लो, पर आप लोग कोई ना कोई अच्छा काम तो करोगे। और वही आपका कोई ना कोई एक अच्छा काम बड़ी स्क्रीन के ऊपर टेलीकास्ट हो जाए तो लोग आपके फैन बन जाते हैं। क्योंकि रियलिटी शोज इज नॉट लाइक अ मूवी कि भैया लोग आपके कैरेक्टर को पसंद करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। और जो रियलिटी शोज की ऑडियंस होती है ना, वो बहुत ज्यादा कट्टर इसलिए होती है कि भैया मेरे को ये पर्टिकुलर आदमी पसंद है। मैं शाहरुख खान को किस पे वाउच कर सकता हूँ कि भैया बढ़िया एक्टर है, बढ़िया पर्सनैलिटी है, इंटरव्यूज वगैरह अच्छे देता है। पर अगर मैं एल्विश को डिफेंड करना चाहूँ तो मैं बोलूंगा भैया वो आदमी ही ऐसा है। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई ये जो कट्टरपन आता है ना ऑडियंस के अंदर, ये इसीलिए आता है क्योंकि आप लोग सामने वाले की ऑडियंस के माइंडसेट को कंट्रोल कर पाते हो। और कैसे कर पाते हो? ऑनेस्टी से। और ये अपॉर्चुनिटी आपको देता है रियलिटी शो। बट एक रियलिटी शो तो आपका मजाक ही बनाएगा ना, वो आपको स्टार बनाने के लिए क्यों एफर्ट करेगा? मैक्सिमम लोग यही सोच रहे होंगे हाँ वो आपको फूल बनाएगा, वो ऐसे कंटेंट को एडिट करेगा जिससे आप लोग एक क्लाउन दिखो। बट अगर आप लोग स्टिल सर्वाइव कर जाते हो तो उनको ऐसे लोग आज की डेट में चाहिए, क्योंकि ये लोग उन्हीं टैलेंटेड लोगों को रीयूज करते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एल्विश यादव ने क्या किया? बिग बॉस जीता, उसके बाद जियो के ऊपर 2 से 3 शोज कर चुका है। पुकरा इंसान ओटीटी से निकला, 2 शोज कर चुका है ओटीटी पे। मुनव्वर फारूकी बिग बॉस जीता था, अभी खुद के शोज कर रहा है, वो भी ओटीटी के ऊपर ही, जियो स्टार पे। और ये एंडमोल और ओटीटी वाले एक्चुअल में ऐसे लोग चाहते हैं जो लोग आउटशाइन करने की कैपेबिलिटी रखते हो। और इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं टैलेंट पाइपलाइन स्ट्रेटेजी, कि भैया हम लोग एक आदमी को स्टार बनाएंगे और जब कोई नया आदमी स्टार बनता है ना, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं होती, तो वो स्टार जिसको हमने ही बनाया हम लोग उसी को मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। और जिस टाइम पे हम उस स्टार को मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे होंगे, जिस टाइम पे उसके भाव बढ़ रहे होंगे, इतने में हम एक नया स्टार बना देंगे। और ये साइकिल कॉन्स्टेंटली वर्क करती रहेगी और रियलिटी शो से स्टार्स निकलते रहेंगे until unless आप जाके शो के खिलाफ हो जाओ। और सेम यही चीज करी थी UK07 राइडर ने। तुम लोगों ने वो वाला सीजन देखा होगा अगर तुम लोग बिग बॉस देखते हो। अगर नहीं देखते हो, छोटा सा कॉन्टेक्स्ट, एक बंदा था UK07 जो बिग बॉस के अंदर गया था और वहां जाके क्रांति करने की कोशिश कर रहा था कि भैया मैं हूँ सुपरस्टार, मैं आया हूँ बिग बॉस के अंदर और बिग बॉस की शोभा बढ़ी है इससे। आप लोग सारे के सारे छोटे हो मेरे से, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, आप लोग मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। भैया मैं तो शो से ऊंचा हूँ। शो ने उसको बहुत ही नीचा दिखा दिया। और कैसे दिखाया? उसको क्लाउन बना के। ये चीज समझो, जो अंबानी गेम खेल रहे हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन गेम है। शो के अंदर सलमान खान ने UK07 को बाइकआउट कर दिया। जो माहौल चल रहा है, इस घर में चूल्ही खोर की जरूरत थी जो आप आ गए। जियो वाले बाहर उसके ऊपर मीम्स बना रहे थे। उसके ऊपर एक गाना चला था कि भैया सारी उम्र में जोकर जा बने आ रहे। वो सबसे पहले जियो के पेज से पोस्ट हुआ था। द रियलिटी इज वो एक अकाउंट से कभी भी पोस्ट नहीं हुआ, वो हजारों अकाउंट से पोस्ट किया गया। और इसको बोलते हैं कंटेंट सीडिंग स्ट्रेटेजी। मैं तुमको एक बहुत प्यारी चीज दिखाता हूँ। ये सारे के सारे पेजेस देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि भैया द 50 शो चल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोगों ने फैन पेज बना दिया, राइट? ये सारे के सारे पेज ऑन कर रहे हैं अंबानी की टीम। जैसे ये वाला पेज देखो, इसके ऊपर 12,000 पोस्ट डली हुई है। ऐसा कौन सा आदमी बेला होगा जिसने 12,000 पोस्ट डाल दी एक शो के लिए? ये वाला पेज देखो, इसकी 28 जनवरी को डली है, तब तक शो शुरू भी नहीं हुआ था। इन्होंने पहले से ही अकाउंट्स को बना लिया था और उसके ऊपर कंटेंट डालना शुरू भी कर दिया था। जिससे क्या हो, जब आप लोग डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर कंटेंट को पोस्ट करते हो, आपके पास विजिबिलिटी ज्यादा आती है, आपके वायरल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसी को कंटेंट हाईजैकिंग और मार्केटिंग मैनिपुलेशन भी बोलते हैं कि भैया आपके पास इतनी ज्यादा सुपर पावर है कि आप लोग पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बना सकते हो। जब अंबानी के बेटे की शादी हुई थी ना, हम सब नाचे थे अपने अपने घर में। क्यों? क्योंकि उनके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन गेम है। उन्होंने इस लेवल तक फैला दिया तक भैया हम सबको पता, हम सबने अपने घर बैठे हो ना उस आदमी के फेरे गिने हैं। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मीम पेजेस, RBCJ, घंटा, हद BC, या फिर ये जो भाभी वाले जितने भी या नोटी वोटी वाले जितने भी पेज होते हैं, सब के सब बिकाऊ बल्क के अंदर बिकते होते हैं, बल्क के अंदर, और सस्ते इतने होते हैं पूछो मत। इनके ऊपर कंटेंट सीडिंग करवाई जाती है जिससे एक ट्रेंड को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाए। और यही अंबानी की स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, विच इज कंटेंट इज किंग बट डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। इतने लेवल पे अपने कंटेंट को फैला दो कि आप नजर आओ। और अभी तुम में से काफी लोगों को लगेगा कि ठीक है, अरे कोस्ट एफिशिएंट OTT प्लेटफॉर्म चला रहे, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है, मैं बस बिजनेस एक्सप्लेन कर रहा हूं। और जो कुछ लोगों को गलत लग सकता है वो ये डेटा है। जियो हॉटस्टार मंथली 500 मिलियन व्यूज, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क मंथली 300 मिलियन व्यूज, उसके बाद स्टार प्लस, कलर, स्टार गोल्ड, न्यूज 18 और इस जैसे 5-7 चैनल्स और है जिनका मंथली व्यू काउंट है 1.85 बिलियन व्यूज। पूरे देश की पॉपुलेशन इज 1.6 बिलियन और इनके जो टोटल व्यूज है दैट इज 1.85 बिलियन, जो कि सिर्फ एक साल के अंदर बनते हैं 22 बिलियन से भी ज्यादा। टीवी मार्केट का 40% ये लोग अकेले ओन करते हैं। यूनिक ऑडियंस का 83% ओन करते हैं
हैं ये लोग। स्पोर्ट्स के अंदर जितनी ब्रॉडकास्टिंग होती है उसका 75 से 80% सारे के सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इन्हीं के पास है, चाहे वो आईपीएल हो जाए, वर्ल्ड कप हो जाए, फीफा हो जाए। और ओटीटी मार्केट को भी अगर देखा जाए तो 35 से 40% का मार्केट शेयर उसके अंदर भी ले रखा है। इंडिया की पॉपुलेशन का 14 गुना व्यू जनरेट करते हैं ये लोग, और वो भी डायरेक्टली। अभी इनडायरेक्टली को तो मैं गिन भी नहीं रहा हूँ। जैसे रजत दलाल, फैजुल, सारे लोग शो से बाहर आ चुके हैं और डेली उसकी एपिसोड की क्लिप्स डाल रहे हैं, डेली अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। वंशज की भी फाइट होगी थी, वो भी हो रही है। इस सब से जो कंटेंट जनरेट हो रहा है, इस सब से जो नंबर ऑफ व्यूज जनरेट हो रहे हैं, वो तो अभी तक मैंने गिना ही नहीं है। और अगर वो भी गिन लूं तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज दोबारा ऐड हो जाएंगे। और जब आपके पास इतनी बड़ी सुपर पावर होती है कि भैया आप लोग पूरे देश का नैरेटिव कंट्रोल कर सकते हो, तो वो थोड़ा तो स्केरी लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, आपने एक बार नैरेटिव कंट्रोल करके दिखाया भी है। हमने आपकी बेटी की शादी सेलिब्रेट करी है सर। मेरे घर पे उस दिन रसमलाइयां चल रही थी जिस दिन अनंत भैया की शादी थी। और इस चीज को देख के अगर तुम लोगों को डरना है तो डरो, पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अगर कंटेंट में हो तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। टाटा के ऊपर मैंने एक बहुत क्रेजी वीडियो बना रखी है, यहाँ पे क्लिक करके देखो। और लेमन को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।